अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास विषय है उसका पहला अध्याय स्वर्णिम भारत का चौथा दिन पढ़ेंगे। तो हमने पहले जो है और अशोक के बारे में जानकारी की थी और अन्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी की थी। आज हम जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी करेंगे। गुप्त साम्राज्य 275 से 250 ईस्वी तक के मध्यकाल में रहा। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग परिस्थिति में श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। ऐसे इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी के मध्य इसका शासनकाल रहा। घटोत्कच के बाद इसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। लिच्छवी वंशज कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक इसका शासन रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण का कर वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद परिस्थिति अभिलेख में किया, जिस पर अशोक अभिलेख उत्कीर्ण है। इस के द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है: गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र, आठविक राज्य, पूर्वी दक्षिण और दक्षिण भारत के राज्य और शक कुषाण राज्य। इस प्रकार 5 भागों में इसके क्षेत्र को बांटा गया समुद्रगुप्त के। इलाहाबाद परिस्थिति के अनुसार वह कभी भी युद्ध नहीं हारा था। समुद्रगुप्त ने के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। यह ललित कलाओं में भी निपुण था और कविराज के पास देवी इसको दी गई। और संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई। वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय इसका शासन रहा 380 से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य के विवाह संबंधों और विजय द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। इसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ये महेंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। यानी कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की। उसका राज्य सौराठ से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे उससे मित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते भी राज्य का उत्तराधिकारी बना, यानी राजा का छोटा लड़का था। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को
मलेच्छ के रूप में कुख्यात होड़ों से जूझना पड़ा। स्कंदगुप्त ने अंततः होड़ों को पराजित कर दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो अश्वमेध यज्ञ भी किया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रश्रय दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था। राजकाज की भाषा संस्कृति, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंश महाकाव्य की रचयिता कालिदास, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात पोषकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूनान तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाएं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा से मिलते हैं। इनकी प्रमाण जो है हमारे इतिहास के जो है इतने सारे प्रमाण जो है हमको देखने को प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरा रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, कर्तव्य माने जाते थे। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार वाणिज्य करना था और शूद्र सेवा प्रदाता था। इस प्रकार ये 4 जो है वर्णों में और ये समाज बटा हुआ था। गुप्त काल में जातियों विषयों में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा था। फिर भी वर्ण आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का सम्मान महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कर्तव्य में पति के साथ अपनी पत्नी उपस्थिति अनिवार्य थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। गुप्त काल में मिश्रित जातियां, मृदा शक्ति, करण, अम्बष्ट, पारस्व आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। इस प्रकार से हमारे गुप्तकालीन समाज था। अब जो है वर्धन वंश 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्य बुद्धि से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्ध में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसका शासन काल रहा 606 से 647 ईस्वी तक। इसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी।
यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 420 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री ह्वेन सांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। इस प्रकार से जो ये वर्धन वंश हर्षवर्धन का राज रहा। अभी जो कोरोना काल का समय चल रहा है, इस समय विद्यालय नहीं खुल रहे, लेकिन कक्षा 10 के जो सभी विषय हैं वे पुरानी ही चलेंगे। पुरानी कॉपियाँ किताबें पास में के रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विद्यार्थियों को जो है स्वाध्याय घर पर करना जरूरी है। सभी विषयों के एक एक 2-2 पाठ 3-3 पाठ एक तरफ से हम पढ़ें, लिखें, उनके प्रश्नोत्तर याद करें, उनके प्रश्नोत्तरों को बनाएं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आज का पाठ इतना है। अगला पाठ आपके सामने लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।